नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो एमसीक्यू में अभी तक हमारे चल रहे थे फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने लास्ट में एसएसटी के एमसीक्यू का लास्ट पार्ट देखा था। दो पार्ट में हमने 60-60 करके टोटल प्रश्न देखे थे। पिछला वीडियो साइड में आई बटन मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। सारा कोर्स हम ऑलरेडी आपके पहले के बैचेस के लिए करा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और यदि कोई चीज ना मिले तो कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हम वन लाइनर देखेंगे, साइंस जो है सब्जेक्ट के पवन सीरीज से आपके, और इसके अंतर्गत जो हमारे सभी प्रश्न हैं वो हम दो हिस्सों में जो है वो देखेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम दो भागों में देखेंगे, यानी आधे प्रश्न आज आधे प्रश्न कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर थ्योरी लिखी है वो लिखी है, उससे मतलब आपको इतना नहीं होना चाहिए। आपको चीजें दिमाग में समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखेंगे जब आप तो अपने शब्दों में लिखेंगे। जो एग्जामिनर होता है वो इन किताबों से नहीं चेक करता है, वो पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि जो चीज पूछी गई है वो आप सही समझा पा रहे हैं कि नहीं, तो उससे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो कालांतर में जो जीवों की रचना थी, कालांतर मतलब पहले का टाइम था, उसमें जो जीवों की रचना थी, उनकी कार्य प्रणाली थी, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, उसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही हम कहते हैं जैव विकास। जैसे आप इसका एक एग्जांपल ऐसे समझिए कि पहले डायनासोर वगैरह होते थे, अब तो नहीं होते हैं। और इसी प्रकार पहले जो मनुष्य है उसकी पूंछ होती थी। आपने देखा है ना कि होमो सेपियंस से कैसे उसका पूरा एक क्रम बदलता हुआ आया। तो जो भी क्रमिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं जीवों की उत्पत्ति में, वो सीधे सीधे संबंधित है जैव विकास से। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। तो इसके संदर्भ में दो वैज्ञानिक थे, एक तो लैमार्क थे और एक थे डार्विन। इनका नाम देखने को मिलता है। अगर मैं ये पूछूं लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो आप क्या कहेंगे, फ्रांसीसी थे। अगर मैं आपसे कहूं डार्विन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अंग्रेज थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन 99% यही बनता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। या तो इनकी पुस्तक पूछी जाती है, फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक। फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी है, ऐसे एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है आपसे, तो लैमार्क की जो है वो पुस्तक है। डार्विन जो है, इन्होंने जो आपका सिद्धांत दिया था उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का, या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो अगर आपसे लैमार्क का पूछे तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, अगर आपसे डार्विनवाद पूछे तो प्राकृतिक वर्णवाद। अच्छा, डार्विन अलग है, नव डार्विनवाद अलग है। नव डार्विनवाद था, उन्होंने क्या किया था, डार्विनवाद में कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ करके जूलियन हक्सले जो थे उन्होंने नव डार्विनवाद दिया था। तो ये क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, इसमें आगे लिखा क्या है, तो इसी में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैव विकास का होना जो प्रमाणित है, इनके बारे में जो है अपने अपने जो सिद्धांतों में, वो लैमार्क और डार्विन ने चर्चा की है, बताया है उसके बारे में। तो उससे प्रमाणित का पता चलता है, वो यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। अगला, प्राकृतिक चयनवाद, मैंने बताया किसने दिया, तो डार्विन ने ही दिया था प्राकृतिक चयनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। तो पूछा गया कि होता क्या ये, जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास, अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता रहता है। तो इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती है, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ऐसा है कि हर जीव अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में आपको देखने को मिला, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ऊपर दिया डायनासोर का, तो डायनासोर पहले होते थे, अब नहीं है। कारण क्या है, कारण ये आसपास जो उनका माहौल है उससे वो लड़े, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो आसपास के जीव हो, उनसे लड़े। उनमें से जो आपका फिटेस्ट है, जो जीव ऐसे हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो पाती है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका जो जीवन है वो आगे बढ़ेगा। तो वही आपके प्राकृतिक चयनवाद में आता है। कहने का मतलब प्रकृति खुद चयन करती है कि आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लायक हैं या नहीं है। जैसे इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, तो बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो लुप्त होने की कगार पर, मतलब पहले होते थे अब नहीं है। कारण क्या है, कारण चाहे वो भोजन हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं चील, पहले चील क्या होती थी, आसपास देखेंगे कोई मर जाता था जानवर आनवर, तो उसको चील आती थी, पूरा उसका सफा चट कर देती, मतलब उसको खाती थी, उससे उसी को भोजन मिलता था। अब ये घटनाएं धीरे धीरे होने लगी कम। तो इससे कहीं ना कहीं प्रकृति चयन कर रही है ना कि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है।
इसी प्रकार आवास, जैसे पहले आपने देखा जंगल बहुत होते थे, तो शेर है, सभी जानवर हैं, हिरण, ये सब नॉर्मली घूमते थे। अब मनुष्यों ने क्या किया है, जंगल काट काट कर अपना घर वहां पर बना लिया है, तो वो जो आवास है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी तो एक कारण बन रहा है जिससे उनके आगे आने वाली पीढ़ी में वो नहीं जा पा रहे। तो ऐसे ही जो भी आवश्यकता है उसी के लिए तो वो संघर्ष करता है, हर जीव संघर्ष करता है। तो वही है, इन्हीं सब जो दशाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल ले वो आगे जाएगा। वही लिखा है कि उपयोगी जीव का चयन प्रकृति करती है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद। किसने दिया था? डार्विनवाद ने। जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो समरूप और समजात, ये दो देखने को मिलती हैं। समरूप और समजात क्या होता है? देखिए, समजात जो होता है, मैंने बताया था कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मूल रचना और उद्भव में तो समान होते हैं, पर कार्य जो होता है उसके अलग अलग होने के कारण देखने में एक जैसे नहीं लगते हैं, असमान लगते हैं। जैसे कि आपका हाथ है, मनुष्य का जो हाथ होता है वो देख लीजिए, और चीता का जो आगे के दो पैर हैं वो देख लीजिए। तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी जानवर होता है, आगे के दो पैर उसके हाथ की तरीके से काम करते हैं, तो पर काम तो अलग अलग है ना। जैसे मनुष्य का जो हाथ होता है वो पकड़ने के लिए यूज होता है, और जो चीता का जो आगे के दो पैर होते हैं वो दौड़ने के लिए होते हैं, पर देखने में वो समान लगते हैं कि मूल रचना और उद्भव में तो समान होते हैं, पर कार्य उनके अलग होने के कारण वो जो है वो असमान लगते हैं। तो हमें लगता है कि भैया ये तो पैर दौड़ने के लिए है, वो पकड़ने के लिए, तो ये असमान लगते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं समजात। ये जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया। समरूप में क्या है? समरूप मतलब समान रूप, मतलब जो अंग समान कार्य करने के कारण दिखाई तो दे समान, समान उनका रूप है, मतलब दिखाई तो दे समान, पर अगर उनकी मूल रचना की बात करें, उद्भव की बात करें, तो उसमें भिन्नता होती है। जैसे मधुमक्खी का और बिच्छू का जो डंक होता है वो देखने में तो एक जैसा लगता है कि मधुमक्खी भी डंक मार रही, बिच्छू भी डंक मार रहा है, पर देखने में लगने से नहीं है, उसकी जो संरचना होती है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भिन्न होता है। जैसे चील और चमगादड़ का एग्जाम्पल लें, तो चील के जो पंख होते हैं, चमगादड़ के पंख होते हैं, वो देखने में एक जैसे लगते हैं, पर उनका जो उत्पत्ति है वो असमान होती है, वो आता है समरूप में। तो अंतर आपसे 2 नंबर में पूछता है, समजात और समरूप में। देखिए, ये सारी चीजें हम आपको मैराथन में भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कराएंगे नहीं, पर आप जितना ज्यादा जल्दी चीजों को समझने की हैबिट डाल लेंगे, तो जब हम आगे रिवाइज कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए समझते हुए चलिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जी काहे कहानी सुना रहे हैं। तो अगला देखते हैं, जीवाश्म विज्ञान क्या है। इसीलिए इसके बारे में हमने बताया क्योंकि समजात और समरूप में अंतर आपसे पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, अंतर रटे भी ना, तो अपने मन से भी तो चीजों को समझा सकते हैं। तो जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? अनेक जीव ऐसे जीव होते हैं जो लाखों हजारों वर्ष पहले तो जीवित थे पर अब नहीं है, उनके जो अवशेष होते हैं बचे हुए, चट्टानों में दबे मिलते हैं, तो ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वही कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। आप कहेंगे क्या जरूरत पड़ी है कि भैया जो मिट्टी में दबे हैं और चट्टानों में दबे हैं उनका जो है वो अध्ययन करने की? तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि कैसे प्राचीन काल का जो समय था उसमें कौन कौन से जीव थे, कैसे उनकी उत्पत्ति थी, कैसे वो रहते थे, तो ये इसलिए आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनसे मिलकर हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है आपका बनता है, और संपूर्ण पृथ्वी आपकी खुद ही एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में आप देखते हैं ना, जीव जंतु पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक या तो फिर पौधों पर जो है वो डिपेंड होते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र आप ऐसे एक लाइन में याद रख सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना है उसके आधार बताने हैं आपको, तो 2 आधार होते हैं, एक अजैविक घटक होता है, एक जैविक घटक होता है। तो जो अजैविक घटक होता है इसमें आपके कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु ये तीनों आते हैं, और जो जैविक घटक होता है इसमें उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक और अपरदभोजी जो है वो आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे जो बनता है, वैसे कई बार तो इनके एग्जाम्पल से आता है, जैसे अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये, इनमें भी आपके अंतर्गत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी आपके अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें आपका प्रोटीन आता है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन अकार्बनिक, नहीं, इनमें से कौन अजैविक घटक में आता है, ऐसे करके ज्यादा आता है, मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, और ऑप्शन में प्रोटीन और ये सब दे दिया जाता है। तो ये सब इसमें आते हैं, और जैसे जैविक घटक जो होते हैं इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 आते हैं। और जो उपभोक्ता होता है ना, ये भी 3 भागों में बटा होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस तरीके से ये भी 3 भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खाद्य श्रृंखला से क्या मतलब है आपका? तो
जीवों की जो श्रृंखला भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। बस एक लाइन में इतनी छोटी सी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठा करके। और इसमें एक एग्जाम्पल जरूर आपको याद होना चाहिए। जैसे आप सहवाल को ले लीजिए, तो सहवाल जो है इसको हम उत्पादक में रखते हैं, फिर उसके बाद लघु जंतु आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर छोटी मछली आ जाए, उसके बाद उसको बड़ी मछली खाती है, फिर बड़ी मछली को वृहद मछली खाती है। मतलब इस तरीके से क्रम भी पता होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला का कोई भी उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर कौन से होते हैं? तो उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है और आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। खाद्य जाल क्या होता है? तो यही जो खाद्य श्रृंखला पड़ी है ना, जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं तो वो खाद्य जाल बना देगी। तो कोई की जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, तो इतनी बढ़िया डेफिनेशन नहीं है। आप एक लाइन में मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखिए कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में जब प्रदर्शित होती हैं उसको कहते हैं खाद्य जाल। बिल्कुल एकदम डेफिनेशन करेक्ट है और याद भी आसानी से हो जाएगी इसी खाद्य श्रृंखला से जोड़ करके कि जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में आपका प्रदर्शित होती हैं तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। और इसमें भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। बाकी मैराथन कराएंगे तो वहां पर हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे। अच्छा, खाद्य जाल जो है उसमें संख्या की कोई लिमिट नहीं होती, संख्या अनिश्चित हो सकती है, पर जो खाद्य श्रृंखला होती है ऊपर वाला जो हम पढ़े उसमें संख्या निश्चित होती है। ये इनमें अंतर भी होता है। आपसे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पूछेगा तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा मतलब होता है कि कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या क्या होता है, अधिक रहती है, और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप इस तरीके से पिरामिड का शेप होता है तो इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल होता है। तो यहाँ पर दर्शाते हैं, यहाँ दर्शाते हैं और यहाँ दर्शाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि कड़ी का जो प्रारंभिक स्तर होता है उस पे जीवों की संख्या अधिक रहती है। कई बार ये पिरामिड उल्टा भी बनता है, कई बार सीधा भी बनता है। तो ये देख रहे हैं नीचे अधिक है, उसके ऊपर और कम, और ऊपर। तो यही कह रहा था कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो भी कम होती जाती है। अब जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं फसल को खाने वाले कीट होते हैं, तो फसल ज्यादा होगी और कीट उससे कम होंगे। फिर कीट को कौन खाता है? मेढक खाता है, मेढक उससे कम होंगे। फिर मेढक जो है फिर उसको सांप खाता है, सांप उससे कम होंगे। फिर सांप से और कौन ऊपर आता है? बाज आता है, तो बाज कम होंगे। तो ये जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं ना, इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है जीव संख्या के आधार पर, एक होता है उनके भार के आधार पर, एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो होता है जीव संख्या का पिरामिड। तो आगे हम टाइप्स भी देखेंगे। जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक के नाम, तो लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी ब्रीज, ये 3 वैज्ञानिक याद रख सकते हैं। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? तो जीवों का तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान और आनुवांशिकी, ये आपको 3 देखने को मिलते हैं जैव विकास के प्रमाण के रूप में। जैव विकास क्या है? जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वो क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल और उच्च कोटि के जो पौधे और जंतु हैं पूर्व काल के सरल और निम्न श्रेणी के पौधे और जंतुओं से जो है वो उत्पन्न होते हैं। जैव विकास वही धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, एक लाइन में अगर आप ये कहिए तो धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन को हम इसमें रख सकते हैं। अगला देखते हैं, नव डार्विनवाद। देखिए, अभी मैंने बताया ना कि डार्विनवाद में जो नए सिद्धांत शामिल किए गए उसको हमने नव डार्विनवाद में रख दिया, वही यहाँ पर किया गया, लिखा गया है। और दिया किसने था? जूलियन हक्सले ने दिया था। नाम, इसका नाम ध्यान रखिएगा, जूलियन हक्सले। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, जूलियन हक्सले। तो यही लिखा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में अपना कई कार्य करते हैं। देखिए, आप अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ, आप यह कहानी तो इतनी याद करके भूल जाएंगे। अब अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ तो नव डार्विनवाद क्या है, तो आप कहेंगे जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर इन्होंने बताया था। बस केवल जो सबसे मेन पॉइंट है ना उसमें यह है जीन परिवर्तन, सबसे मेन पॉइंट। ये देखिए लिखा भी हुआ है, जीन परिवर्तन, बस इतना सा याद रखिएगा जो इसमें पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा था कि जो नई जाति होती है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी जाति के जीन्स में परिवर्तन से होती है। जैसे मान लीजिए, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अभी जो एक पुरानी जाति है उसमें जो है ये आपका चूहा है, ठीक है। इससे धीरे धीरे जो जाति हो रही है आगे बढ़ करके आगे क्या आ गया? छछूंदर आ गया। ऐसे समझिए इस चीज को,
ठीक, तो ये भी इसी जाति का ही है चूहा छछूंदर, परंतु आपने देखा चूहे की बनावट सारी चीजें अलग हैं, छछूंदर की अलग है, चूहा छोटा सा होता है, छछूंदर बड़ा सा होता है। तो आपने क्या देखा कि जो चूहा जो था ये पुरानी जाति है और नई जाति की जो उत्पत्ति हो रही है इसके चूहे के जीन्स में परिवर्तन हो गए, तो उससे आपकी एक नई जाति बन गई जो पहले से एकदम भिन्न थी। समझ रहे मेरी बात को कि नई जाति बने और पुराने वाले में जीन्स में परिवर्तन होने से क्या हुआ, पुरानी वाली से एकदम भिन्न है तो नई जाति यहां पर बन गई। तो यही चीज इन्होंने नवडार्विनवाद में समझाया था। एग्जाम्पल चूहा छछूंदर वाला नहीं देना है आपको, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि जीन्स में परिवर्तन जो है इन्होंने मेन आधार बताया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं जाता है इस समय जो हमारी टाइमिंग है, क्योंकि 3 बजे भी एक टाइमिंग होती है, नोटिफिकेशन 3 शायद अलाउड होते हैं पूरे 24 आवर में, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से सभी लोग अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक जरूर पहुंच जाए। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, और बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके इन केस ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, वो मोटिवेशन हमको आपका लाइक शेयर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा ह्यूगो डी ब्रीज इनका नाम प्रसिद्ध हुआ था। तो जो उत्परिवर्तनवाद था, तो ये अब एक नया आया है, समझिए नव डार्विनवाद के भी बाद आया था उत्परिवर्तनवाद। तो ये जो चारों हमने पढ़े, अभी पहला सबसे था लैमार्कवाद, फिर दूसरा था डार्विनवाद, तीसरा था नव डार्विनवाद और चौथा है उत्परिवर्तनवाद। तो ये जो चारों के चारों हैं ये बताते हैं जैव विकास के सिद्धांत को। तो उत्परिवर्तनवाद जो दिया था वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एक पौधा था इवनिंग प्रिमरोज करके, तो इवनिंग प्रिमरोज जो पौधा था उस पर इन्होंने अपना पूरा जो भी रिसर्च वगैरह की जाती है वो की थी। इन्होंने कहा था नई जो जाति होती है वो जनक पौधों से काफी भिन्न है, ये इन्होंने अपना जो रिसर्च करके परिणाम जो है वो दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद दिया किसने था, ह्यूगो डी ब्रीज ने। आगे लिखा है लैमार्कवाद जो है इसका प्रमुख उदाहरण कौन से जंतु के ऊपर है, तो लैमार्कवाद आप याद है जिराफ के ऊपर, जो उसकी लंबी गर्दन थी उसके ऊपर जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ऊंची ऊंची घास होती है उसको, या ऊपर बहुत पेड़ लगे हुए हैं उसको जो है वो खाने के लिए ही तो जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी होगी। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये पत्तियां हैं, ये जो है आपकी मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है, इस तरीके से ये पत्तियां हैं। अब एक टाइम पहले था जब क्या था, जो जिराफ की ये गर्दन मान लीजिए यहां तक थी और पहले पत्तियां यहां भी थी, ठीक है, यहाँ पत्तियां और जिराफ की ये गर्दन है। तो पहले तो ऐसा था ना कि पेड़ पौधे नॉर्मली जमीन में हर जगह मिल जाते थे, तो जिराफ क्या करता था, यहाँ सब पत्तियां खा लेता था। धीरे धीरे समय जब बदला तो यहाँ की जो सारी चीजें वो समाप्त हो गई। अब जब पत्तियां हैं या कुछ खाने वाला पेड़ पौधों से रिलेटेड है तो वो उसको गर्दन जो है ऊपर करके खाने की, और धीरे धीरे जब वो ऊपर की पत्तियां खाने लगता है ना, तो धीरे धीरे जो आगे आने वाला टाइम होता है उसमें धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती है। कहने का मतलब लैमार्कवाद का ये था, अगर एक लाइन में आप समझिए, जैसे जैसे जिन अंगों का आप उपयोग करते हैं उसके आधार पर अंगों का विकास होता रहता है। जैसे आपने गर्दन ऊंची करके खाने का प्रयास किया इस जनरेशन में, धीरे धीरे आगे जब जनरेशन आई तो वो धीरे धीरे गर्दन जो है आगे आने वाली जनरेशन में लंबी होती गई। मतलब जैसे जैसे आप अंगों का यूज करते हैं उसी के आधार पर अंगों का विकास हो जाता है, लैमार्कवाद ने ये कहा था। अगला देखते हैं उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी मैंने उत्परिवर्तनवाद समझाया, ह्यूगो डी ब्रीज जो थे इन्होंने पौधा था इवनिंग प्रिमरोज नाम का एक पौधा, इसकी अनेक पीढ़ियों का इन्होंने अध्ययन करा। इन्होंने ये देखा कि इन जो पौधों में है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न है। जनक मतलब अपनी जो पिछली पीढ़ी है उससे, जैसे आप समझिए कि एक पेड़ लगा, ठीक है, और उस पेड़ से बीज निकले छोटे छोटे, और इन छोटे छोटे बीजों को आपने फिर से लगाया जमीन में और वापस से इन बीजों से वापस से पेड़ लगा। तो ये जो पेड़ नया आपने लगाया है ये पुराने वाले से एकदम भिन्न है। वही चीज उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पौधे भी थे जो जनक पौधों से, यानी पिछले जो पौधे थे उनसे काफी भिन्न थे, इतने भिन्न कि इन्हें आप एक नई जाति के रूप में देख सकते हैं। मतलब कि ये फिर आप कह ही नहीं सकते कि ये उसी का पौधा है। मान लीजिए अगर ये आम का पेड़ है और आपने आम के बीज से इस आम के पेड़ को उगाया
तो जब उगा तो वो आम नहीं, कोई नया ही पौधा आ गया। तो वही कह रहे हैं कि इतने भिन्न थे पिछड़े वाले से कि वो एक नई जाति के रूप में देखे जा सकते थे। और लंबी अवधि तक इस प्रकार का अध्ययन के बाद जो डी ब्रीज है उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीज के बीज हमने लगाए वही आपका जो है नहीं निकला, कोई दूसरा निकला है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार में हो जाता है, ये बहुत लंबी अवधि का अध्ययन करते हैं। मतलब आज आपने लगाया, फिर उनसे एक और बार बीज से उगाया, फिर और, तो उसमें परिवर्तन एक तुरंत नहीं हो जाता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि उसकी पत्तियों में, जैसे हम देखते हैं ना जिराफ की गर्दन, ऐसे नहीं कि इस जनरेशन में छोटी, अगले में एकदम हवाई जहाज बन गई, मतलब लंबी हो गई। वो धीरे धीरे जैसे 100 साल 200 साल ऐसे करके फिर धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, वही उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला, नई जातियों के उद्भव के विकास को किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ये मैंने बताया, ह्यूगो डी ब्रीज का नाम उत्परिवर्तनवाद जो है उसमें देखने को मिलता है, और इसी को नई जातियों के उद्भव का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे से अलग अलग नामों से पूछा जाता है। डार्विनवाद और नव डार्विनवाद को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद जो है जूलियन हक्सले, और नव डार्विनवाद, डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन और नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने दिया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोनों के नाम। डार्विनवाद की आलोचना क्या हुई, अब इसको समझिए। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे जो शरीर है उसमें भी कुछ होते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो मौजूद तो है, पहले उनका कभी यूज हुआ करता था पर अब नहीं होता। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या है? देखिए पहले क्या होता था, जो पहले का मानव होता था पत्ते खा लेता था, कंद मूल पत्ते, कच्चा भोजन, तो उसको पचाने के लिए उसमें होता है पेड़ पत्तियों में सेलुलोज, जो आप देखते हैं जानवरों में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलती है। तो उनमें उस चीज की पाचन की जो क्षमता होती थी वो देखने को मिलती है, जानवरों में होती है, पत्ते उत्ते खा लेते हैं, पच जाता है। वही चीज मानव में भी पहले होती थी, अपेंडिक्स काम करता था उसको पचाने का। परंतु आज के समय में अगर आप देखिए अपेंडिक्स का, तो क्या कोई यूज है? आप कहेंगे नहीं यूज है, क्योंकि अब तो इंसान पका भोजन खाता है, पत्तियां हैं सब बना के सब्जी खाता है। तो अपेंडिक्स अब किस रूप में रह गया? एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो वही उसका जो वर्णन है, डार्विनवाद ने ये तो कह दिया कि भैया अंगों की उपयोगिता जैसे आप करेंगे वैसे अंग जो है उनका विकास आगे होगा, पर ये तो बताया नहीं कि भैया अवशेषी अंगों का क्या है, क्योंकि अवशेषी अंग तो हम यूज नहीं करते हैं, फिर ये क्यों नहीं गायब हो गए? प्रश्न तो ये भी उठता है ना। अब और जैसे मैं आपसे कहूं कि अक्कल दाढ़ है, अक्कल दाढ़ का कोई यूज नहीं है, पर फिर भी वो अवशेषी अंग में ही मतलब अक्कल दाढ़ आती है, तो वो भी क्यों नहीं आगे आने वाली जो जो पीढ़ियां हैं उसमें गायब हो गई? तो कुछ ऐसे अवशेषी अंग हैं जिसके बारे में इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। पूंछ जो है उसकी भी संरचना है वो मनुष्यों में देखने को मिलती है, किसमें? अवशेषी अंगों में होती नहीं है, परंतु संरचना को लेकर के जब बात होती है, अक्कल दाढ़, अपेंडिक्स, एक कर्ण पल्लव की पेशियां वो आता है अवशेषी में, निमेषक पटल है वो अवशेषी में आता है। आगे लिखा है कि डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति और कारणों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कि जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसका क्या रीजन है, उसके बारे में भी कोई डिफाइन नहीं किया गया है। समस्या इस बात की भी थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। उन्होंने बता तो दिया कि ऐसा ऐसा होता है, अंगों का विकास होता है, पर यह नहीं बताया कि किस प्रकार पहुंचता है, मतलब उसका रीजन नहीं बताया। तो ये आप इनकी आलोचना में लिख सकते हैं। अगला कह रहे खनिज क्या है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अकार्बनिक तत्व यौगिक हैं उनको खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भूपर्पटी में, समुद्र में, पृथ्वी तल पर। अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में हो जाए, सरलता से हो जाए, कम लागत में हो जाए, उसको अयस्क कहते हैं। मानिए कि जैसे जमीन में जब खुदाई होती है तो आप क्या सोचते हैं, जमीन में डायरेक्ट सोना मिल जाता है? जमीन में डायरेक्ट आपको जो भी धातुएं आपकी हैं, सिल्वर है या कैल्शियम है, सोडियम है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि आपको जमीन से एल्यूमिनियम जो है वो चाहिए, तो एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, उसके अयस्क मिलते हैं। जैसे उसका अयस्क है बॉक्साइट, तो ये जो बॉक्साइट होता है ये क्या है? इसका अयस्क है। और ऐसा नहीं केवल बॉक्साइट ही के थ्रू ही आप एल्यूमिनियम प्राप्त करें, और भी चीजें होंगी जमीन में जिसमें भी आपका एल्यूमिनियम मिक्स होगा। तो एल्यूमिनियम को अगर मिक्स चीजों से निकालना है वो थोड़ा कठिनाई का काम होगा, पर उसके अयस्क से निकालना है, बॉक्साइट से निकालना है, तो वो थोड़ा सा सरल काम होगा, क्योंकि वो उसी का ही अयस्क है। इसी से ही इस एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। वही चीज कह रहा है कि वो खनिज जिनसे धातुओं को निकालना
सरलता, अधिक मात्रा में सरलता। और देखिए अधिक मात्रा में वर्ड क्यों यूज किया गया है, अगर इस मिले वाले से निकालेंगे तो हो सकता हो एल्यूमिनियम आपका 2 ही ग्राम निकले, और बॉक्साइट तो उसका खुद का अयस्क है, तो यहां से निकालेंगे तो ज्यादा मात्रा में भी निकलेगा। तो अधिक मात्रा में भी, सरलता से भी और कम लागत में निकल आए तो अयस्क उसी को कहते हैं। तो ये आपके अयस्क होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि धातुओं के अयस्कों के नाम लिखिए। जैसे धातु लोहा है तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। अयस्क का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इन अयस्कों से ही इस धातु को प्राप्त किया जाता है। कॉपर पायराइट से तांबा को निकाला जाता है। मुक्त अवस्था में सोना होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम, चूना पत्थर कैल्शियम। देखिए सोना का कोई अयस्क नहीं है, ये मुक्त अवस्था में होता है, पर उसको शुद्धिकरण और अलग अलग जो प्योरिफिकेशन से गुजारा जाता है वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं कि निम्न जो आधात्विक खनिज हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे अब्रक का जो है आधात्विक खनिज कहाँ से मिलता है, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये ऐसा कोई खास वैसे नहीं है, इस प्रश्न में ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं, क्योंकि इतने सब सारे ही राज्य लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है ना तो ऐसे बनता है, कोयला उत्पादन में कौन प्रमुख राज्य है, तो एक ही तो राज्य ऑप्शन में आपको आएगा। तो बाकी आप देख सकते हैं एक बार, अगर क्वेश्चन में आ जाए कैसे भी तो आप लिख सकते हैं। अयस्क से धातु निकालने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फेन प्लवन। तीनों के बारे में डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। जैसे फेन प्लवन विधि बताओ, तो पूरा आपको लिखना होगा, चित्र सहित हम आपको बताएंगे जब थ्योरी डिटेल में कराएंगे, अभी तो हम आपको चीजें समझा रहे हैं केवल। तो ये क्या होता है ना, जो पिसा हुआ अयस्क का सांद्रण होता है, मतलब अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सांद्रण कहलाता है। अयस्क में अशुद्धियां भी तो होंगी, ये थोड़ा नहीं बॉक्साइड निकाला उससे तुरंत हमने निकाल लिया एल्यूमिनियम। अयस्क में अशुद्धियां मिली होती हैं, तो उस अशुद्धियों को अगर आप अलग करेंगे तो उसको ही हम कहते हैं सांद्रण। तो सांद्रण की ही जो विधियां होती है ना, ये तीनों होती हैं। या तो गुरुत्वीय पृथक्करण, अगर कोई ऐसी उसके अंतर्गत अशुद्धि है जो कि पानी पानी के बहाव से आपकी निकल जाए, तो हम उसका यूज करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का, जिसमें आपकी जो भारी वाली चीजें होती हैं नीचे बैठ जाती हैं और हल्की ऊपर निकल जाती है, तो इसका यूज। कुछ ऐसी भी अशुद्धियां होती हैं जो लोहे से संबंधित होती हैं, तो वहां पर चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज करते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो फेन प्लवन विधि से यूज होती है। फेन प्लवन विधि जो होती है इसमें चीड़ का तेल लेते हैं, पोटेशियम एथिल जंथेट लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, और पानी जो होता है उसमें आपका इस तरीके से का एक फ्लास्क होता है, ऊपर से एक पाइप लगा होता है, इस पाइप के थ्रू बुलबुले जो है वो छोड़े जाते हैं, हवा छोड़ी जाती है, तो अंदर जो होता है वो बुलबुले ऐसे गोल 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 निकलते हैं। तो अशुद्धियां जो होती हैं इसमें नीचे बैठ जाती हैं, और ऊपर जो है आपका जो झाग के रूप में जो भी आप अयस्क निकालना है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो हम चित्र सहित आपको बाद में बताएंगे, अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया। अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे होता है, तो प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन, जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। पिग आयरन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे कहते हैं पिग आयरन। इसमें कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी इसको हम कहते हैं। पिग आयरन जो होता है इसमें एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट लोहा होता है, तो 93% आपका इसमें लोहा होता है, और 4% लगभग आपका इसमें जो है वो कार्बन होता है, और बाकी जो बचा परसेंट वो अन्य अशुद्धियों में आता है। और इसका गलनांक जो है होता है वो कम होता है, क्योंकि जो बाकी अशुद्धियां होती है बहुत कम होती हैं। यूज इसका किया जाता है पाइप बनाने में, नहाने के टब में यूज होता है, कूड़ादान बनाने में यूज होता है। अगला, इस्पात से क्या मतलब होता है, एक लोहे का दूसरा रूप जिसमें Fe 98.8%, 99.8% कार्बन, तो अलग अलग जो परसेंट देख रहे हैं, और बाकी अशुद्धियां होती हैं। इसका यूज किसमें होता है, नट बोल्ट बनाने में होता है, इस्पात का, आपने देखा भी होगा। अगला देखते हैं तन्यता क्या होता है। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। एक लाइन में सीधे सीधे। चालकता क्या होता है, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं, इनमें विद्युत प्रवाह हो जाता है तो वो चालकता में आएगा। संचरण क्या होता है, संचरण मतलब नष्ट। तो धातुओं का संचरण से क्या मतलब धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु के एक परत के रूप में उतरना, नष्ट होना, धातु का संचरण। जैसे आप देखते हैं लोहा जो होता है उसमें जंग लग जाती है, तो ऊपर उसकी एक जो लेयर होती है वो आपकी उभर करके अलग निकल आती है, तो वही एक परत जो होती है उसके रूप में उतरना या नष्ट होना, वो होता है धातु का संचारण। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु अगर मिली हैं तो समांगी मिश्रण है, मतलब सीधे से आप कहिए फिर वो मिश्र धातु में आएगा। बाकी तो इन्होंने अधातु का समांगी मिश्रण और करके लिखा हुआ है। खनिज और धातु से आप क्या समझते हैं, देखिए खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं
उसको खनिज कहते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता भी अलग अलग होती है। अगला, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो देखिए, धातु के भौतिक गुण में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है कि धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है, और इस गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। एक लाइन में, धातुएं कठोर होती हैं तो प्रत्येक धातु की कठोरता भी अलग अलग होती है। कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो दो चीजें अभी आपने पढ़ी, एक आपने पढ़ा ऊपर जो था तन्यता शब्द, जहां पर हमने देखा कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में जो है वो बनाया जा सकता है, वो था आपका तन्यता। और धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो तन्यता और आघात वर्धनीयता में अंतर पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध है, एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है उसको बताइए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को हम अवरोही क्रम में रखते हैं। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। अयस्क क्या होते हैं? मैंने बता दिया कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों के यहाँ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, हैलाइड में, ऑक्सीकृत अयस्क में, बाकी वो तो ऊपर जो बताया उनमें से भी लिख सकते हैं। लास्ट पेज देखते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट पेज होगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन थे ना उसको दो भागों में बांट दिया था। तो अगला है आपका, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? तो अयस्क से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना, उसका शुद्धिकरण करना, धातु का निष्कर्षण। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? ये विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। मतलब कहने का मैंने समझाया था ना, जिसमें लोहे की अशुद्धि होगी उसी में यूज करेंगे आप चुंबकीय पृथक्करण विधि। वही यहाँ पर बताया गया है, चुंबकीय और अनचुंबकीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उसको अलग करते हैं। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन धातु निष्कर्षण की विधि होती है। जैसे सांद्रण हमने बताया, जैसे प्रगलन आपको बताया, ऐसे ही आपका भर्जन होता है, ऐसे ही निस्तापन होता है, तो धातु निष्कर्षण की विधि में आता है। जल धातु निष्कर्षण विधि जो है उसको समझाइए। इसमें यह सिद्धांत पर आधारित होता है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन को की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम से जो सक्रिय धातु है वो अवक्षेपित हो जाता है। इसमें क्या सिस्टम होता है कि एक ऐसे बीकर टाइप का लेते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विधि आपने देखा होगा, एक इसमें एनोड की छड़ होती है, कैथोड की छड़ होती है। तो जब बैटरी से आप दोनों को कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें जो अशुद्ध छड़ होती है वो एनोड होती है और शुद्ध छड़ कैथोड होती है। तो जो भी शोधित किए जाने वाले धातु होते हैं, मतलब जब आप बिजली इसमें प्रवाहित करते हैं तो एनोड से आयन विलयन में आ जाते हैं, फिर विलयन से निकलकर जो कैथोड होती है उस पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। तो वही इसमें पूरा डिटेल में बताया गया। बाकी हम चित्र से समझाएंगे, बेहतर समझ में आपको आएगा। विद्युत, यही मैंने बात की विद्युत अपघटनी विधि की। ये जो आपका ऊपर चित्र मैंने बताया ना, ये इसी विद्युत अपघटनी विधि का है। इसको इन्होंने डिटेल में लिखा है। डिटेल में आप समझेंगे तो कठिन लगेगा, इसको आप अभी मत समझिए, मैं चित्र से आपको समझाऊंगा, 1 सेकंड में आप समझ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में होता है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। फेन प्लवन विधि मैंने बताया कि हल्के अयस्कों का सांद्रण होता है, वो जो मैंने बताया ना कि वायु छोड़ी जाती है, बुलबुले आते हैं, उस वही वाली जो विधि होती है उसी को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी करते रहिएगा, और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके माध्यम से और लोग भी जुड़ते रहे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण क्या है? तो इसमें लक्षणों में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ना, उनके क्रम में है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है। रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही इसमें बताया जा सकता है। तो ये कुछ इसमें सामान्य लक्षण है, बाकी और भी इसमें पॉइंट होंगे जिसको हम आगे जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और कोई भी चीज डीएलएड से रिलेटेड देखनी हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा। 4th सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो कि हमने आपके इससे पहले के बैचेस के लिए जो है वो करा रखी हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।